नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विशेष टॉपिक है हमारा उत्तराखंड में जो ग्रुप सी और कनिष्ठ सहायक में जो साइंस का भाग जोड़ने जा रहा है या जुड़ा हुआ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी कक्षाएं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी साइंस को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको कवर करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। एक टॉपिक यहाँ पर रखा हुआ है चैप्टर 1 के नाम से, रक्त या ब्लड। ऐसा किसी भी एग्जाम में देखा गया है कि अगर क्वेश्चन साइंस से आते हैं तो एक क्वेश्चन ब्लड या रक्त से जरूर होगा, इसीलिए हमने सबसे पहले इसी टॉपिक को उठाया है। और आने वाले जो भी टॉपिक होंगे साइंस के 5-7 टॉपिक, उसमें हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक साइंस का भाग कवर किया जाए। वैसे साइंस में बायो के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों शामिल हैं, लेकिन अब आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होने जाएंगे या जाने जा रहे हैं उस सब में साइंस को शामिल किया जा रहा है। तो इस वजह से पहले होता ही था जो एक हिस्सा था इसका ग्रुप सी के पार्ट का, सिलेबस का, इस वजह से। चलिए सबसे पहले टॉपिक है ब्लड। रक्त क्या होता है, क्या योगदान है शरीर में इसका, वो सब इससे संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं। एक क्षारीय विलयन है या अम्लीय है, या इसकी खोज जो भी होगा, रक्त ग्रुप या रक्त में कौन से एंटीजन होते हैं, ये सब टॉपिक इसमें आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शुरुआत है पूरा डिटेल। सबसे पहले आया है रक्त। क्या करता है रक्त? मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करता है। चूंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम के हिसाब से क्लास बनी हुई है, लेकिन कोशिश रहेगी कि सारे टर्म्स को हम लोग इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले मानव शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और रोगों से रक्षा करता है। जो बाह्य या आंतरिक टाइप के रोग हैं उनसे हमारी रक्षा करता है ब्लड। यानी ब्लड एक महत्वपूर्ण भाग है शरीर का। कितना ब्लड होना चाहिए एक मनुष्य के, ये क्वेश्चन शुरू हो गए यहीं से। एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर औसतन रक्त होना चाहिए। औसतन, इससे ज़्यादा कम। अच्छा, 5 से 6 लीटर औसतन रक्त होना चाहिए, ये प्रश्न था पहला ही। और टोटल मनुष्य के क्या ये भार पर निर्भर करता है? तो एक प्रश्न इस टाइप से बना है। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का, क्योंकि हर आदमी के शरीर का भाग अलग अलग है, तो शरीर के भार का लगभग 7% तक होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो इसका मतलब ब्लड की कमी है, रक्त की कमी है। तो जिस शरीर के भार का 7% ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार का लगभग कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो लगभग 7% तक होनी चाहिए। और औसतन कितना रक्त होना चाहिए एक मनुष्य के शरीर में? तो 5 से 6 लीटर। चलिए, रक्त किस प्रकार का विलयन है? तो उसमें सबसे पहले आ रहा है रक्त क्षार है, क्षारीय विलयन है, बेस है। एक टॉपिक है केमिस्ट्री का, अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड, बेस और सॉल्ट। तो इसमें रक्त कैसा है? तो क्षारीय है। कैसे पहचानते क्षारीय होगा? तो जिसका pH मान होगा यानी 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होता है, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, जल होगा जिससे। तो रक्त का जो pH मान पूछा गया है वो 7.4 है, इसका मतलब एक क्षारीय विलयन है। और यहाँ पर pH मान चूंकि केमिस्ट्री का एक टॉपिक है अलग से, तो pH मान की खोज सर्वप्रथम किसने की है? तो सोरेनसन ने। ये इसलिए यहाँ पर पॉइंट आउट हुआ है pH मान, हालांकि मैंने कहा केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो pH मान, क्योंकि pH मान की खोज के लिए केमिस्ट्री का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार सोरेनसन को मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जो किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। pH मान ये बताता है कि वो जो सॉलिड है जो हमारे पास विलयन है वो अम्ल है या क्षार है, एसिड है या बेस है, ये बताता है pH मान। और इसकी खोज सबसे पहले सोरेनसन ने की थी। चलिए, रक्त किससे बना है? रक्त के अवघटक या कंपोनेंट्स या अवयव क्या है? तो सबसे पहले रक्त का 60% भाग प्लाज्मा है। हमारे जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड है उसका 60% प्लाज्मा होता है, और जो शेष रक्त रुधिराणु वो 40%, यानी शेष 40% भाग उसका रक्त रुधिराणु है या ब्लड कार्पल्स, ये 40% होता है। तो 60 और 40 यानी 100%। अब जैसे प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में होता क्या क्या है? तो उस प्लाज्मा का जो 60% टोटल है उसमें भी अगर देखा जाए तो 90% तो पानी है। यानी प्लाज्मा का जो 60% हिस्सा है ब्लड में, उसमें 90% वाटर है, और शेष 7% प्रोटीन है प्लाज्मा में। और इसके अलावा लवण यानी सॉल्ट है 0.9%। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें।
तो मेनली प्लाज्मा 60% है तो उसमें वाटर कितना है तो 90%, प्रोटीन कितना है तो 7%। ऐसे रक्त रुधिराणु इसमें क्या क्या शामिल रहता है, इसमें आरबीसी है, लाल रक्त कणिका कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिका, और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु। ये देखिए ये 3 चीजें मतलब रक्त रुधिराणु का पार्ट है ये, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। हमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी में अंतर, इनकी पहचान कैसे होती है, क्या इनके बारे में भी जानना है। चलिए सबसे पहले प्लाज्मा क्या करता है। प्लाज्मा जो कि रक्त का 60% भाग अकेले है, वो उसका योगदान क्या है। प्लाज्मा पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन करता है, शरीर में पहुंचाता है पचे हुए भोजन को और हार्मोन्स को, जो शरीर में नेचुरल हार्मोन्स होते हैं या प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, उसमें योगदान देता है प्लाज्मा। और क्या काम है इसका, क्या क्या हार्मोन्स या प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, खासकर प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन। अब क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारा महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, हेपेरिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन और बिलिरुबिन आदि प्रोटीन्स होते हैं। ये प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन है। क्या योगदान है इनका, तो इससे हमें पता चल जाएगा अभी प्लाज्मा का। तो ये जो बहुत सारे प्रोटीन दिखाई दे रहे होंगे, इनसे प्रश्न बने हुए हैं। तो क्या किस टाइप के प्रश्न हैं, देखो जैसे प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है, पूछा जा रहा है। करता क्या है, जो रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग में, चूंकि रक्त का थक्का बनने में अनिवार्य प्रोटीन पूछा है, वैसे जनरली क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है, तो फाइब्रिनोजन जो हमारे प्लाज्मा में होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में कभी भी अगर चोट लगती है तो धीरे धीरे ब्लीडिंग होने लगती है और फिर एक समय ऐसा आता है वो धीरे धीरे खुद ही रुक जाता है। तो इसका मतलब इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से ऐसा होता है कि रक्त का थक्का बना देता है, क्लॉटिंग करने लग जाता है अपने आप ही। अच्छा, दूसरा प्रश्न, जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाए, अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाए तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं, तो सेरम। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेरम क्या है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल देने से जो शेष प्लाज्मा बचता है उसे कहते हैं सेरम। अच्छा, दूसरा नाम था यहाँ पर हेपेरिन प्रोटीन, इसका भी योगदान है। क्या है, हेपेरिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता। कभी कभी जिस मनुष्य में हेपेरिन नामक प्रोटीन की अनुपस्थिति रहती है तो उनकी ब्लीडिंग होती रहती है चोट लगने के बाद, रक्त का थक्का ही नहीं बन पाता है। तो ऐसे में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। तो हेपेरिन प्रोटीन होना रक्त में या प्लाज्मा में आवश्यक है, अगर ये नहीं है तो रक्त का थक्का बनने में दिक्कत हो जाएगी। चलिए खैर, दूसरा पार्ट था इसका रुधिराणु। इसके पार्ट थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड कार्पल्स। या इसके लिए हमने थोड़ा सा काम करना है कि आरबीसी होता क्या है। लाल रक्त कणिका कहते हैं आरबीसी को। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ बनता है हमारे शरीर में आरबीसी, तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। पहला ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट था कि आरबीसी का निर्माण होता क्या है। लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और प्रोटीन, आयरन और विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबाल्मिन तथा फोलिकम या फोलिक एसिड या फोलिकम, इसके निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब आरबीसी के निर्माण में क्या क्या सहायक हैं, तो प्रोटीन सहायक होते हैं, आयरन, विटामिन B12 यानी साइनोकोबाल्मिन और फोलिक एसिड, ये सब आरबीसी के निर्माण में सहायक है। आरबीसी का निर्माण होता कहाँ है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। अच्छा, कब बनता है आरबीसी शरीर में, वो प्रश्न है। अब भ्रूण अवस्था में के दौरान आरबीसी का निर्माण, जब भ्रूण अवस्था में होता है यानी जब बच्चा होता है, भ्रूणावस्था की कंडीशन होती है, उसमें आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है, लीवर में बनना होता है यानी यकृत में बनता है, या प्लीहा स्प्लीन में बनता है। मतलब आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। अगर भ्रूणावस्था में तो बोन बनी नहीं है तो फिर बनेगा कैसे वाली बात थी। अगर बोन है, अस्थि मज्जा है, बोन मैरो है, तो तब तो उसका निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर उसका निर्माण बोन मैरो ही नहीं है तो तब निर्माण कहाँ होगा, तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है या स्प्लीन में होता है। स्प्लीन यानी प्लीहा, इसमें होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, वैसे आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, लेकिन भ्रूणावस्था में आरबीसी कहाँ बनता है, तो लीवर में बनेगा या स्प्लीन में बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। वैसे
बिना केंद्रक के कोई रेगुलर शेप या बॉडी नहीं बन पाती, लेकिन आरबीसी का अपना केंद्रक नहीं होता पूछा है। लेकिन ऊंट या लामा, ये मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, नामक स्तनधारी के आरबीसी में केंद्र, इनके आरबीसी में केंद्रक होता है, अच्छा सा ध्यान रखना है। वैसे आरबीसी का अपना केंद्रक नहीं होता है, क्या है, आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता, लेकिन किसकी आरबीसी में केंद्रक होता है, तो ऊंट और लामा, और इनकी आरबीसी में, क्योंकि ये मैमल्स हैं स्तनधारी, ऐसे स्तनधारी जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। अच्छा सा प्रश्न था। नेक्स्ट है आरबीसी। आरबीसी बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, या उसका मृत्यु होती रहती है आरबीसी, बोन मैरो में ही। आरबीसी का कार्यकाल वैसे 20 से 120 दिन का होता है। 20 से 120 दिन के बाद फिर से आरबीसी का निर्माण होता रहेगा। क्या करता है आरबीसी शरीर में, क्या योगदान है इसका, कहाँ बनता है, कैसे होता है, इसका टाइम पीरियड पूछता है 20 से 120 दिन का। आरबीसी का मुख्य कार्य आ रहा, आरबीसी शरीर की हर कोशिका में, प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन पहुंचाता है। शरीर में, चूंकि हमारा शरीर सेल से निर्मित है, कोशिका से निर्मित है, और हर सेल को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो आरबीसी वही काम करता है कि हमारी सेल में, कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है आरबीसी का। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें हिम नामक रंजक या डाई होता है, जिस कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित हिम नामक रंजक यानी डाई के कारण होता है। और आरबीसी में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब टू द पॉइंट चल रहा है, और लेकिन हर पॉइंट महत्वपूर्ण है क्वेश्चन के हिसाब से। तो हीमोग्लोबिन, जिसमें क्या पाया जाता है, इसमें हिम नामक एक रंजक यानी डाई होता है, जो उसे कलर देता है। इसी कारण रक्त का रंग लाल, रक्त का रंग लाल होने का कारण ये था, हिम नामक एक डाई जो कि हीमोग्लोबिन में होता है, और जो आरबीसी में पार्ट है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हिमेटिन कहलाता है। उसे कहते क्या है अगर पूछे तो हिमेटिन, जो लौह यौगिक है, डाई रंजक का काम करता है जो, उसे कहते हैं हिमेटिन। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से, कि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर, अगर किसी के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, क्योंकि हम हीमोग्लोबिन की जांच कराते हैं, और हम कहते हैं 12 से 15 के बीच या 12 से 16 के बीच लगभग हीमोग्लोबिन होना चाहिए ह्यूमन बीइंग में। तो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम होगी रक्त ब्लड में तो एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। और अगर ज़्यादा हो जाए, रक्त में हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाए, तो पॉलीसाइथीमिया नामक रोग हो जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या रोग होगा, तो एनीमिया होगा, और कम हो जाए तो क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया होगा। और किस प्रकार आरबीसी, सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है रेस्ट की अवस्था में, तथा 4000 मीटर की से अधिक ऊंचाई पर, मतलब वर्किंग बॉडी में या काम करते हुए या ज़्यादा हाइट पर जाने पर आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो आरबीसी इस टाइप से बिहेव करता है। अच्छा, कैसे मापते हैं आरबीसी की संख्या को, तो एक प्रश्न है यहाँ पर, आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर, इससे मापा जाता है। ये भी अच्छा सा प्रश्न है, हीमोसाइटोमीटर आरबीसी की संख्या को मापने के लिए। और सोते वक्त यानी रेस्ट की अवस्था में आरबीसी 5% कम हो जाता है, ये भी क्वेश्चन था डायरेक्ट। अच्छा, आरबीसी जैसे हम करें, उसका जीवनकाल 20 से 120 दिन होता है, तो 20 से 120 दिन के बाद फिर आरबीसी का बोन मैरो में जैसे उसका निर्माण हुआ, तो उसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो आरबीसी की मृत्यु यकृत, लीवर, या तो लीवर में होगी अथवा प्लीहा, स्प्लीन में होगी। अतः इसीलिए यकृत या प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा है कि आरबीसी की कब्रगाह किसे कहते हैं, तो लीवर को या प्लीहा को, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ब्लड पर आए हम लोग। रक्त में पाए जाने वाली सर्वाधिक धातु कौन सी है, तो लोहा, हिम कहा था हमने उसी समय, हिमेटिन, हिम। और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है, तो ये पूछेगा तो किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण अलग प्रश्न है, तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ हो रहा है, तो किडनी में होता है। मतलब किडनी हमारे रक्त को छानती है, शुद्धिकरण करती है, प्योरीफाई करती है। और मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहते हैं, तो तब किडनी नहीं होगा। मानव शरीर में रक्त बैंक स्प्लीन, SPLEN, स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली, कई नाम है इसके, इसको कहा जाता है। रक्त बैंक स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। लेकिन रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। रक्त में सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा होती है, ये पता चला। चलिए, डायरेक्ट सारे क्वेश्चन ही थे लगभग,
थोड़ा सा WBC के बारे में हो जाए। WBC क्या करता है काम? श्वेत रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड कार्पल्स का निर्माण, इसका निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है, जिसका जीवन काल, लेकिन इसका जीवन काल 2 से 4 दिन। करता क्या है WBC? इसका मुख्य कार्य है, WBC का मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। हमारे शरीर में जन्मजात रोग नहीं है, रोग हमारे शरीर में बाहर से आ रहे हैं, लेकिन उनसे बचाना है WBC का काम। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना है हमारे शरीर में, WBC का काम। और WBC 1 या 2 दिन के कार्यकाल के बाद WBC की मृत्यु कहाँ होती है? तो ब्लड में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, में ही हो जाती है। अच्छा, वैसे WBC और RBC का अनुपात पूछता है अगर क्वेश्चन, तो 1:600 यानी 1:600। WBC और RBC का अनुपात 1:600, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस वजह से यहीं पर पॉइंट आउट हो रखा है। अच्छा, तीसरा पार्ट था इसका रुधिर प्लेटलेट्स। कहते हैं हमारी प्लेटलेट्स गिर गई है, कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है, इस टाइप की कंडीशन आती है, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, देखते हैं। चूंकि ये जनरल टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, इसका मतलब यही नहीं है कि केवल हमारे एग्जाम में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक जनरल टॉपिक है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में रोज काम आता है, और इसलिए जानना भी जरूरी है। तो प्लेटलेट्स से हम प्रश्न बना रहे हैं कि रुधिर प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स क्या है। इसका निर्माण, ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण भी बोन मैरो में होता है। कुल मिला के RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स सबका निर्माण बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में हो रहा था, और इसका अपना जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, जबकि RBC का 20 से 120 दिन, WBC का 1 से 2 दिन। अच्छा, रुधिर प्लेटलेट्स केवल मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में ही पाया जाता है, इस सब में नहीं मिलता है, केवल मनुष्य में, और इस मनुष्य भी एक स्तनधारी है, और मैमल्स यानी स्तनधारी में पाया जाता है। और काम क्या करता है? रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है रुधिर प्लेटलेट्स। हमारी जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में काम होती है, नहीं तो रक्त का थक्का ही बनेगा। कहीं पर भी अगर आपको कुछ भी नुकसान होता है तो लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी। अच्छा, इसकी मृत्यु, जो ब्लड प्लेटलेट्स, इसकी मृत्यु भी कहाँ होती है? तो स्प्लीन या प्लीहा में होती है, इसकी मृत्यु भी प्लीहा में। तो ध्यान रखिएगा कि किसका निर्माण कहाँ होता है, कहाँ उसकी मृत्यु होती है, उसका जीवन काल कितना है, मेनली ये था इसमें, और उसका योगदान क्या, उसका कार्य क्या है। तो अब हमारे पास WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स क्लियर है तीनों, और प्लाज्मा और उसका सेकंड पार्ट जो हमने कवर किया। अच्छा, इसके अलावा जो क्वेश्चन बने हैं, हमने कहा कि रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, लेकिन रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते क्या है? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। कभी भी देखा होगा आपने जनरली कि डायलिसिस में रखा गया है उनको, यही कहते हैं। तो मतलब उसका ब्लड प्योरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पर। अच्छा, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 और 80। 120 मैक्सिमम स्टॉलिक कहते हैं उसको, और 80 मिनिमम डायस्टॉलिक। तो यहाँ पर ऐसा भी प्रश्न पूछा है कि 120 क्या है, स्टॉलिक है या डायस्टॉलिक? 120 मैक्सिमम स्टॉलिक और 80 डायस्टॉलिक, ये भी ध्यान रखना है। स्वस्थ मनुष्य रक्तचाप जनरली हमें जानते ही हैं। और हृदय की जो धड़कन मापी जाती है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? तो पेसमेकर। पेसमेकर हृदय की धड़कन मापने के लिए होता है, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि इससे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो हृदय की धड़कन मापी जाती है, तो उसके लिए पेसमेकर का यूज़ किया। अच्छा, प्रश्नावली लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन और दिखाएंगे जो मिस हो गए हैं या नहीं आ पाए हैं, इसी से संबंधित। एरिथ्रोसाइट्स, जो RBC है उसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए एरिथ्रोसाइट्स यूज हो रहा है। RBC को वैसे हम WBC लाल रक्त कणिका कहते हैं इसको। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बिलिरुबिन, इसमें उपस्थित प्रोटीन बिलिरुबिन के कारण। तो प्लाज्मा का जो कलर होता है, खासकर येलोइश कलर, पीला रंग आता है, तो बिलिरुबिन के कारण। अच्छा, रुधिर को जमने से बचाने हेतु, रुधिर जैसे शरीर से बाहर आता है तो तुरंत जम जाता है, तो उसको बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो सोडियम अथवा पोटेशियम ऑक्सीलेट। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है GS में जनरली पूछा जाता है कि रुधिर को जमने से बचाने के लिए सोडियम या पोटेशियम ऑक्सीलेट का प्रयोग होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन जिसकी बात हम कर रहे थे, किसमें अनुपस्थित होता है? तो WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, बल्कि वो RBC में होता है हीमोग्लोबिन, ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो ब्लड सेल्स बन रही हैं उनकी प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो हेमोपाइसिस, रक्त कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। और वयस्क मनुष्य के रक्त में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन, यानी 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति
मिलीमीटर पाई जाती है, इतना होना चाहिए। मतलब हमारा हीमोग्लोबिन 12 से 15 ग्राम के बीच होना चाहिए कुल मिला के। और सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी WBC कौन सी है, पूछा है क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी है लिम्फोसाइट्स और सबसे छोटी है मोनोसाइट्स। WBC की संख्या सामान्य से ज़्यादा होने पर क्या होता है, अगर WBC की संख्या ज़्यादा हो जाए तो तब ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर हो सकता है। रक्त कैंसर के लिए जिम्मेदार है WBC की संख्या का अधिक होना, सामान्य से अधिक हो जाना। और किस रक्त वर्ग को सार्वभौमिक दानकर्ता कहा जाता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। वैसे तो रक्त ग्रुप अभी एक टॉपिक आएगा नीचे, लेकिन उससे पहले ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्सल डोनर वैसे हम O को कहते हैं, लेकिन अगर O पॉजिटिव या O निगेटिव तो O निगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। ए इसे कहते हैं सर्वदाता, सबको दे सकता है सर्वदाता। हम अपना ब्लड किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं। हर मनुष्य का ब्लड अलग अलग क्यों होता है, इसके लिए क्या जिम्मेदार है, तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा पार्ट है इसका, रक्त समूह ब्लड ग्रुप। जनरली हमारे पास जो GS के लेवल का टॉपिक है उसमें ये 4 रक्त ग्रुप का जिक्र हुआ है। A रक्त ग्रुप, B, AB और O। AB को सर्वग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, ये हम जानते हैं। और यूनिवर्सल डोनर O को कहते हैं। लेकिन अभी बात हो रही थी O यूनिवर्सल डोनर O पॉजिटिव है या O निगेटिव, तो O निगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही AB पॉजिटिव होगा, A निगेटिव, तो AB निगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। तो खैर, अच्छा, जो इसमें एंटीजन एक हिसाब से प्रोटीन है, तो जो जिसका रक्त ग्रुप A होगा तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा, तो A होगा, ध्यान रखिएगा। जबकि उसमें एंटीबॉडी एक प्लाज्मा टाइप का है, तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो B होगी। ये याद रखना पड़ता है कि रक्त ग्रुप A वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन होगा, तो A ही होगा, जबकि उसमें एंटीबॉडी होगी B। ऐसे ही रक्त ग्रुप B जिसका है तो उसमें एंटीजन B होगा, एंटीजन यानी प्रोटीन है, जबकि एंटीबॉडी उसमें होगी A, उल्टा है, ध्यान रखिएगा। और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सर्वग्राही जिसे हम AB कहते हैं, उसका एंटीजन क्या होगा, तो A और B दोनों टाइप के एंटीजन होंगे इसमें, और उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम किसी से भी ले सकते हैं। AB सर्वग्राही इसीलिए उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। अच्छा, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, यानी अपना कोई प्रोटीन नहीं है, इसलिए हम सबको दे सकते हैं, किसी को कोई उससे नुकसान नहीं है। और इसमें एंटीबॉडी होगी A और B। तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल डोनर क्यों बना, क्योंकि उसमें अपनी कोई एंटीजन नहीं है, कोई अपना कोई प्रोटीन नहीं है, इसलिए हम दूसरे को देते भी हैं तो भी उसको कोई इससे नुकसान नहीं होता, इसलिए उसे सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। लेकिन सच में यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो O निगेटिव है, ध्यान रखिएगा, O निगेटिव। ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, चलिए रक्त समूह के बारे में थोड़ा सा और हो जाए। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी, जिन्हें 1930 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, साइंस का। कार्ल लैंडस्टीनर 1900। रक्त परिसंचरण तंत्र अलग है, रक्त समूह की बात की है, ब्लड ग्रुप की बात की है, ये ध्यान रखिएगा। ब्लड सर्कुलेशन की बात नहीं की है। अच्छा, रक्त समूह की खोज का पूछ रहा है, यहां पर दूसरा पॉइंट है इसी से जुड़ा हुआ, इसी का जैसा। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, सबसे पहली बार विलियम हार्वे। किस प्रकार रक्त हमारे शरीर में परिसंचरण करता है और जाता है इधर उधर, किस प्रकार वो धमनी और शिराओं के माध्यम से आता जाता है, तो उसके बारे में अध्ययन करने वाले विलियम हार्वे। तो प्रश्न अलग अलग है, रक्त समूह पूछा जा रहा है या रक्त परिसंचरण तंत्र। चलिए और प्रश्न यहां पर हैं, डायरेक्ट कुछ दिखाई दे रहे हैं रक्त से संबंधित। मनुष्य के रक्त की भिन्नता, मैंने कहा ना कि अलग अलग आदमी का रक्त ग्रुप अलग अलग क्या है, तो आरबीसी में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, क्योंकि सबका एंटीजन अलग अलग है। वो एंटीजन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है जो आरबीसी में पाई जाती है, सबका अलग अलग है, इसलिए सबकी भिन्नता होती है। रक्त समूह के अलावा वर्तमान में जो जिन चीजों पर ध्यान देना होता है वो है एक RH फैक्टर। 1940 में लैंडस्टीनर तथा वीनर ने रुधिर यानी ब्लड में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। वैसे तो एंटीजन मेनली होता ही है सब में अलग अलग, एक और प्रकार के एंटीजन का पता लगाया है। ये किस में लगा, पहली बार रीसस नामक बंदर में लगाया गया था, अतः इसे RH फैक्टर कहने लगे उसके बाद। तो इसलिए रक्त समूह की जांच के अलावा RH फैक्टर की भी जांच की जानी चाहिए, और RH फैक्टर के बारे में पहली बार बताने वाले लैंडस्टीनर और तथा वीनर हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसकी शर्त क्या है, जैसे हमने कहा कि एंटीजन तो एक प्रोटीन है और वो आरबीसी में पाई जाती है, तो इसमें क्या, जैसे RH पॉजिटिव इसलिए नाम रखा इसका क्योंकि ये रीसस नामक बंदर में इससे पहली बार पता किया गया था, और रीसस नामक बंदर में
तब एक शर्त ये रहती है कि RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव तथा RH निगेटिव को RH निगेटिव रक्त ही दिया जाना। जब हम ब्लड दे रहे होते हैं किसी और को, डोनेट कर रहे होते हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब रक्त समूह एंटीजन तो है ही उसमें, लेकिन RH फैक्टर की भी जांच की जाती है और RH पॉजिटिव को ही दिया जाना चाहिए और RH निगेटिव को भी। यही शर्त है। यदि गलती से RH पॉजिटिव रक्त वर्ग RH निगेटिव को दे दिया जाए तो पहली बार देने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि दूसरी बार RH निगेटिव की मृत्यु हो सकती है। जो जिसको दिया जाता है उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बहुत जरूरी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव, RH निगेटिव को RH निगेटिव रक्त ही दिया जाना चाहिए, उल्टा नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी इस टाइप के केस देखने को मिलते हैं, यदि माता का ऐसा हो जाए बिना जांच करे, माता का रक्त RH निगेटिव और पिता का RH पॉजिटिव हो जाए, पिता का RH पॉजिटिव माता का तो जन्म लेने वाले शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि RH पॉजिटिव RH निगेटिव को नहीं दे सकते, दोनों को RH पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। अगर गलती से ऐसा हो गया, दोनों का RH पॉजिटिव और RH निगेटिव अलग अलग हो गया, तो बच्चे की मृत्यु हो सकती है। ऐसा प्राय प्रथम संतान के बाद देखा जाता है। तो तभी कहते हैं कि लगातार संतानें जिंदा नहीं बच पाती, तो कहीं कंडीशन ये भी मायने रखती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ब्लड के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन आता रहता है जो हमें कहीं न कहीं दिखाई देता है, यदि माता का रक्त ग्रुप A है, पिता का B है, तो बच्चों का क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसको लेकर भी काफ़ी विवाद रहता है, तो इसलिए हमने इसको पूरा सेट कर रखा है कि कैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे कवर करेंगे हम। हमें पता है 4 रक्त ग्रुप हैं, रक्त समूह की पहचान के लिए क्या तरीका हमारे पास है। तो ध्यान रखना, माता और पिता असंभावित रक्त, मतलब उनमें क्या क्या रक्त ग्रुप होंगे। बच्चों में संभावित रक्त, ये यहां पर का नहीं, ये लाइन माता पिता का ये है असंभावित, मतलब जो नहीं हो सकता। तो ये शब्द हमने यहां से हटा दिया। माता का रक्त ग्रुप पिता का, बच्चों में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। असंभावित मतलब क्या नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे पहले जैसे हमने O को लिया, जैसे माता का O या पिता का O, और माता का O पिता का A, माता का O पिता का B, माता का O पिता का O, यानी सब अलग अलग हो रहे हैं। माता का O पिता का A भी, 4 रक्त ग्रुप आए, दोनों अलग अलग हैं। देखो, एक O के साथ A, तो बच्चों में क्या हो सकता है, O भी हो सकता है, A भी हो सकता है, क्योंकि O और ये दोनों हैं। O के साथ B है तो O और B ठीक ही हो गया, O भी हो सकता है, B भी हो सकता है। यानी माता का O पिता का B, तो दोनों हो सकता है बच्चे में भी। अगर माता का भी O पिता का भी O हो जाए तो तब O ही होगा बच्चे में भी। लेकिन अगर माता का O और पिता का A हो जाए तो तब न O होगा न A भी होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि A B के साथ O नहीं जुड़ता कभी। इस वजह से दो बचे 4, A और B ये हो सकते हैं। तो कुल मिला के O A माता पिता का है तो O A होगा, O B है तो O B होगा, O O है तो O भी होगा। लेकिन O और A B है तब O के साथ A B को नहीं जोड़ना है आपने। O के साथ A B नहीं जोड़ता है तो दो और रक्त ग्रुप बचे A और B, वो होंगे। तो न O है न A B है, देखो न O है न A B है, A, B, मतलब A और B हो सकता है उन बच्चों का रक्त ग्रुप। अब कौन नहीं हो सकता, जैसे O A है तो दो बचे B और A B, वो नहीं हो सकते। यहां पर O B हो सकते हैं तो जो 2 बचे A और A B वो नहीं हो सकते अपने आप ही। यहां पर O हो सकता है तो जो बच रहे हैं सारे A B और O सब हो सकते हैं। यहां पर A और B आ गए तो इसका मतलब जो नहीं हो सकते O और A B ये अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये कभी जुड़ते ही नहीं। मतलब आपको कुल मिला के O को A B से नहीं जोड़ना है। मतलब माता का पिता का O या माता का A B आ जाए तो वो आपस में बच्चों का O और A B नहीं होगा किसी भी तरह से, क्योंकि O यूनिवर्सल डोनर होता है, A B यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। इस वजह से तो दोनों एक साथ नहीं आते कभी, ये ध्यान रखना। तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अच्छा, और रक्त ग्रुप में हमने इसको कवर किया है यहां पर, जैसे माता का A है पिता का भी A है, माता का A है पिता का B है, और माता का A है पिता का A भी है। तो इस टाइप से A है तो यहां यूनिवर्सल डोनर, तो यहां A के साथ O भी होता है, क्योंकि O यूनिवर्सल डोनर है। मतलब माता का भी A है पिता का भी A है तो उनमें A तो होगा ही होगा, लेकिन O भी हो सकता है, O B की भी संभावना रहती है। ऐसे A B है तो A तो होगा ही, B भी होगा, A B भी होता है, A और B दोनों मिलकर A B, और O भी होगा क्योंकि O तो यूनिवर्सल डोनर है, होना ही है सबके साथ। लेकिन A और A B यानी माता का A पिता का A B है तो तब A तो होगा ही, B भी होगा, A B भी होगा, तो A B के साथ O नहीं जोड़ना है। तो यहां पर O नहीं आया, देखो
कहीं भी ए बी के साथ ओ नहीं आना है, लेकिन वहीं पर आएगा जहाँ पर कंडीशन बनेगी बस। जैसे यहाँ पर था ए और बी, माता का ए पिता का बी है तो ए बी होगा, यूनिवर्सल डोनर होने की वजह से ए के साथ भी ओ आया, इसके साथ भी ओ आया। लेकिन यहाँ पर ए बी जुड़ रहा था, इस वजह से ए बी के साथ ए नहीं आया, जबकि यहाँ पर ए बी नहीं था। ए और बी के साथ वो हो सकता है, लेकिन ए बी के साथ वो नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, यही बस ध्यान रखना आपने, जहाँ पर भी होगा जब ए ओ हो सकता है, जो दूसरे बचे वो नहीं हो सकते। यहाँ सब आ गए तो यहाँ कोई बचा ही नहीं, यहाँ पर एक वही बचा है, ये अपने आप ही हो गया जो नहीं हो सकता। और इसका लास्ट पार्ट है माता का बी पिता का बी, माता का बी पिता का ए बी और ए बी, और जो चौथा पार्ट है वो सब आई रखा है। तो अगर माता का ए पिता का बी और बी है तो यहाँ बी तो हो सकता है, ओ भी होता है। ध्यान रखना, यही ध्यान रखना आपने। यूनिवर्सल डोनर मतलब ए के साथ ए है तो ओ भी होगा, बी के साथ बी है तो ओ भी होगा, लेकिन बी के साथ ए बी है। अब यहाँ ए बी जुड़ गया, देखो अब यहाँ ओ नहीं हो सकता, तो बी तो होगा ही, ए बी होगा, ए बी भी होगा। अब ए बी है तो यहाँ पर ठीक हो गया, ए बी और बी होगा, ओ नहीं होगा। ए बी के साथ आपको ओ लाना ही नहीं है, बस कैसे भी हो। यहाँ पर लिखा है भी देखो, ओ के साथ कभी ए बी नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ऐसे ही जब बी ओ आ गया तो ए बी नहीं होगा, इसका मतलब ए बी हो गया तो ओ नहीं होगा, और ए बी आ गया तो ओ नहीं होगा। तो कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। तो ये था ब्लड ग्रुप की पहचान करने का एक तरीका। ये था हमारा टॉपिक आज का, कैसे कैसे हम रक्त समूह की पहचान करते हैं और कैसे इसके बारे में जानते हैं। क्या है एंटीजन, क्या एंटीबॉडी, कितने टाइप के रक्त ग्रुप होते हैं और कैसे कैसे रक्त दिया जाना चाहिए, क्या होता है RH फैक्टर। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। इसी कड़ी में हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक रखेंगे आपके लिए, और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन टाइप के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने रखने हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।